कोस्ट फंक्शन क्या होता है? ये कोस्ट फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कोस्ट और आउटपुट का, यानी कि कितनी कोस्ट हमने इनपुट पे लगाई जब जाके हमारा कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, उसे हम बोलते हैं कोस्ट फंक्शन। देखो, इस कोस्ट फंक्शन के दो रन्स होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें कुछ फैक्टर तो फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, और लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ये बताया है कि क्यों शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स और वेरिएबल होते हैं और क्यों लॉन्ग रन में पूरे के पूरे वेरिएबल्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मुझे कमेंट में लिख दो, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। यहाँ पे मैं फटाफट इस वीडियो को कवर कर रही हूँ। सो कोस्ट फंक्शन के अंदर दो थ्योरीज़ हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल थ्योरी की तरफ आते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या है? सबसे पहले ट्रेडिशनल थ्योरी इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में टोटल कोस्ट, एवरेज कोस्ट और मार्जिनल कोस्ट। टोटल कोस्ट क्या होती है? टोटल कोस्ट एक ऐसी कोस्ट होती है जो सारे के सारे फिक्स्ड फैक्टर इनपुट और वेरिएबल फैक्टर इनपुट्स या नॉन फैक्टर इनपुट, यानी कि फिक्स्ड कोस्ट प्लस में वेरिएबल कोस्ट को हम टोटल कोस्ट बोलते हैं। जो भी अमाउंट कुल मिला के प्रोडक्शन करते समय हमारा खर्च हुआ है, हम उसे टोटल कोस्ट बोलते हैं। फिर इसमें आता है टोटल फिक्स्ड कोस्ट। क्या होती है? फिक्स्ड कोस्ट को हम सप्लीमेंट्री कोस्ट, ओवरहेड कोस्ट, इनडायरेक्ट कोस्ट भी बोलते हैं। एक्चुअली टोटल फिक्स्ड कोस्ट एक ऐसी कोस्ट होती है जो हमें पे करनी ही करनी पड़ती है, चाहे आप कितना ही आउटपुट प्रोड्यूस कर लो और या फिर आप कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस मत करो। जस्ट लाइक अभी कोरोना था। कोरोना में क्या कि देखो, कोरोना में बिल्डिंग का रेंट वही आ रहा था, कोरोना में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वही आ रहा था, बजाय कि हमारी वही मतलब आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, बट रेंट वगैरह, प्रॉपर्टी का टैक्स वगैरह सब कुछ वही का वही चार्ज हो रहा था। तो ये फिक्स्ड कोस्ट का पार्ट होती है। वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन देखो, इसका वो देखो डायग्राम, पहले न्यूमेरिकल्स 0 1 2 देखो, आउटपुट हमारी बढ़ती जा रही है, बट टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है। रेंट ऐसा तो नहीं है ना, 0 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 10 रुपीज़ रेंट दोगे, 1 प्रोड्यूस करोगे तो 20 दोगे, 2 प्रोड्यूस करोगे तो 30 दोगे, ऐसा नहीं होता है। रेंट हमेशा फिक्स होता है। तो इसीलिए इसका स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इसीलिए हम इसे फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। सो टोटल वेरिएबल कोस्ट को हम डायरेक्ट कोस्ट बोलते हैं। ऐसी कोस्ट जो रॉ मटेरियल पे लगती हो, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर पे लगती हो, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी पे लगती हो, वियर टियर एक्सपेंसेस वगैरह हो, इन पे। देखो, ये एक ऐसी कोस्ट होती है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी कि जितना आउटपुट बढ़ेगा उतनी वेरिएबल भी बढ़ेगी। जैसे कि लेबर था, पहले अगर कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तो 0 लेबर था हमारा। अगर 10 लेबर थे तो 1 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, 18 लेबर थे तो 2 प्रोड्यूस हुआ, 24 थे तो 3। ऐसे हम कर सकते हैं। रॉ मटेरियल पे 10 खर्चा आया तो 1 प्रोड्यूस किया, 18 आया तो 2 प्रोड्यूस किए यूनिट। इसी वजह से ये 0 से स्टार्ट होती है और इन्वर्टेड एस शेप की चली जाती है। सो इस पे एक लॉ लगता है वेरिएबल प्रोपोर्शन का, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जितना ज़्यादा हमारा आउटपुट होगा उतना ज़्यादा हमारा कॉस्ट होगा। रिलेशन क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में? एक्चुअली देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी स्ट्रेट रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी यहाँ से जाएगी। स्टिल टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ ऊपर से गई। क्यों गई? क्योंकि फिक्स कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होता है? इन दोनों का सम। इन दोनों का सम होगा तो जाहिर सी बात है 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। और जितना भी टीसी ये ऊपर ऐसे हो रहा है, इसका रीज़न ओनली टीवीसी है। अब देखो, इसमें आउटपुट बढ़े, टोटल कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती गई, तो टोटल कॉस्ट हमारी इसके बढ़ने की वजह से इसमें चेंज आया। अगर आप देखोगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम गैप आएगा, 10 का गैप आएगा। इसीलिए दोनों के बीच का गैप जो है वो सेम हो जाता है, आगे चल के थोड़ा नैरो होता है, बट ये कभी भी मीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होती है कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर मान लो यहाँ पे 80 लिखा होता, 80 और 80 लिखा होता, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये इसका रिलेशन होता है।
अब है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। देखो फिक्स कॉस्ट के अगर मान लो कोई डिप्रेशन आया है या शट डाउन करना है तो फिक्स कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। वेरिएबल कॉस्ट उस अकॉर्डिंग हमारी कम हो सकती है। कंट्रोल ओवर कॉस्ट, देखो हमारी फिक्स कॉस्ट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंट हमारा सेम है। पर वेरिएबल कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि हम अपने आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट को कम या ज़्यादा करके। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? जब हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तब हमारा एवरेज कॉस्ट आता है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। ये देखो हमारा आउटपुट बढ़ा, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम था, वेरिएबल कॉस्ट हमने इसको डिवाइड करके ऐसा निकाला। इसमें क्या होता है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होती है। क्यों? क्योंकि एवरेज जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है एवरेज हमारी घटती जाती है घटती जाती है घटती जाती है। मतलब कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट तो बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है बट स्टिल हमारा फिक्स कॉस्ट सेम है। इसी वजह से हमारा जितना भी आउटपुट बढ़ेगा तो ये हमारा सेम रहेगा, मतलब एवरेज के अकॉर्डिंग ये हमेशा कम होता चला जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। तो देखो जब यूनिट बढ़ी तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ी, तो उस अकॉर्डिंग हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होगी? हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो लगातार कम होती चली जाएगी, फिर एक टाइम के बाद वो इंक्रीज़ होएगी। देखो हमारी सबसे पहले क्या था? हमारी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आने की वजह से हमारी इकोनॉमीज़ आ रही हैं, तो इस वजह से ये नीचे की तरफ गया, एक टाइम पे स्टेबल होगा, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा ड्यू टू डिसइकोनॉमीज़। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यही होता है। उसके बाद है हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट। अभी बताया कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। देखो इसमें क्या है? हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो ऐसे होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसे। तो एक लिमिट के बाद पहले तो ये घटता जाता है, फिर एक लिमिट के बाद ये फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा डिक्रीज़ हो रहा है और ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। स्टार्टिंग में देखो इसने भी डिक्रीज़ किया है, ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो वही बोला इन्होंने। वाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप। देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से ये यू शेप होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट के केस में क्या है कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का है, कुछ इस तरीके की शेप का है, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके की शेप का है, तो ये भी डिक्रीज़ हो रहा है और इसका ऊपर का केस ले लिया, तो ये इस वजह से हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये पहले नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ। उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जितना ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा उतना ज़्यादा कम होता जाएगा, मतलब कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, मतलब कि पहले तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिलेंगे बट एट अ मिनिमम कॉस्ट, तो ऐसे होगा डिक्रीजिंग कॉस्ट होगी फिर कांस्टेंट कॉस्ट फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट। ये इन दोनों रीजंस की वजह से यू शेप होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल कॉस्ट। इसी का मार्जिनल कॉस्ट होती है जब हम चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी लिखते हैं तब हमारी मार्जिनल कॉस्ट हमारे सामने आती है। जैसे कि आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी कि पर यूनिट जो मतलब कि जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट पे हमारी कॉस्ट आ रही है वो क्या है। देखो इसमें दिखाया है ये भी यू शेप की होती है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाटा लो और आपकी यू शेप की ही आएगी। सो नेक्स्ट इज एमसी यू शेप क्यों होती है? क्योंकि फर्म में सबसे पहले तो इंटरनल इकोनॉमीज आती हैं, फिर इंटरनल डिस इकोनॉमीज आती है। इस वजह से इंटरनल इकोनॉमीज आने की वजह से ऐसे, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी इंटरनल डिस इकोनॉमी आने की वजह से ऐसे, तो इसलिए ये ऐसे होती है। उसके बाद क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में? देखो जब हमारी एवरेज, मैं आपको इसके हेल्प से बताती हूँ, जब हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रही थी तो एमसी भी डिक्रीज़ हो रही थी, बट स्टिल एमसी इससे छोटी थी। उसके बाद जब एसी बढ़नी शुरू हो गई तो एमसी ने इसके मिनिमम पॉइंट पे इसे कट किया, उसके बाद वो भी ऊपर की तरफ चली गई ये, और जब ये ऊपर की तरफ गई तो ये एसी से बड़ी हो गई। तो यही बताया हुआ है कि व्हेन एसी फॉल्स, जब एसी गिरती है तो एमसी भी गिरती है बट लेस देन एसी।
उसके बाद जब AC बढ़ती है तो MC भी बढ़ती है, बट ग्रेटर देन AC। उसके बाद है कि जब MC कट करती है इस मिनिमम पॉइंट पे AC को, तो उसका वो लोएस्ट पॉइंट होता है AC का। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सभी कोस्ट कर्व में क्या रिलेशनशिप है, तो वही बता रखा है कि शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट इस तरीके की होती है, यू शेप होती है। MC जो होता है वो सबसे पहले ऐसे, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीजिंग। AVC भी सेम, और इनके जो मिनिमम पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो कट कर रहा है वो नीचे की तरफ, और एवरेज फिक्स को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होती है। बस आपको यही जानना इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, वो अनदर वीडियो में आएगा। सो मेरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाओ और उस पर इसका दूसरा वीडियो आप सर्च आउट करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम टाइम पे।